अरे मिन्नी, आज रात को मेरे कुछ दोस्त आ रहा है, खाने में जरा कुछ अच्छा बना लेना। मैं थकी हूँ, अपनी माँ से बोलो। वैसे भी सर में दर्द हो रहा है, कल सारा वक्त धूप में ही रही मैं। अरे बेटा, वो रोहन का कल एग्जाम है तो उसे पढ़ाना है मुझे, मैं फ्री नहीं हूँ। बना दिया बहाना। रोहन का बहाना तो इनके लिए रामबाण है। कुछ काम कहो तो रोहन रोहन। बात देख लो, मैं नहीं जानता, और परीक्षा तो आती जाती रहती है, मेरी नाक का सवाल है। रोहन अपने कमरे से निकल कर आया, उसे सब सुन लिया था। पापा एक बात बोलूं? हाँ बोल, क्या है? पापा मेरी 10वीं है इस बार, अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो साइंस नहीं मिलेगा, फिर आगे क्या होगा? अरे यार, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, हो जाएगा, हम भी पढ़े हैं, कुछ नहीं होता। पापा सीरियसली बोल रहा हूँ। अबे पढ़ाई होती रहती है, अभी तू जा अंदर। रोहन चुप हो गया, उसने देखा माँ का चेहरा तमतमाया हुआ था। अम्मा जी सुन लो, ये घर है या धर्मशाला? मेहमान आते हैं तो खाना मुझे बनाना है, बच्चों के एग्जाम है तो पढ़ाना भी मुझे, और आपको की बस। अरे तो बेटा मैं क्या करूं इसमें, रोहन मेरा पोता है। हाँ हाँ, पोता है तो सब माफ, मेरा तो कोई नहीं है ना इस घर में। सास कुछ नहीं बोली, वो धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। रोहन ने देखा दादी की आंखें भर आई थी। रोहन दादी के पास आया और धीरे से उनके बगल में बैठ गया। दादी रो मत। नहीं, रो नहीं रही बेटा, बस थोड़ी थकान है। दादी मुझे पता है, मैं देख रहा था सब। सास ने रोहन का हाथ थाम लिया। बाहर से टीवी की तेज आवाज आ रही थी। राहुल और मिन्नी जोर जोर से कोई सीरियल देख रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोहन दादी का हाथ पकड़े बैठा रहा। कमरे में बस दोनों की चुप्पी थी और बाहर टीवी का शोर। रिजल्ट का दिन था। रोहन के स्कूल से चिट्ठी आई थी। रोहन पूरी क्लास में फर्स्ट आया है और स्कूल उसे सम्मानित करना चाहता है। साथ में लिखा था, कृपया माता पिता को साथ लेकर आए। रोहन ने चिट्ठी पढ़ी, फिर थोड़ी देर सोचता रहा। शाम को दादी के कमरे में गया। दादी कल मेरे स्कूल में एक फंक्शन है। अच्छा, क्यों बेटा? दादी मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। सास की आंखें चमक उठी। सच्ची? अरे मेरे लाल, मेरे राजा बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। दादी तुम कल चलोगी मेरे साथ? मैं बेटा तेरे मम्मी पापा को बोलना। दादी मम्मी पापा को मेरा पता ही नहीं रहता, लेकिन तुम ही तो हो जो रोज पूछती हो। तुम्ही ने तो पढ़ाया मुझे रात को बैठ के। तुम ही चलोगी बस तुम। दादी कुछ नहीं बोली। रोहन का माथा चूम लिया। अगले दिन रोहन दादी को लेकर स्कूल पहुंचा। हॉल भरा हुआ था, सब बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ थे। दादी थोड़ा झिझक रही थी। रोहन ने उनका हाथ थामा। दादी चलो, डरो मत, आज तुम मेरी मम्मी भी हो और पापा भी। जब रोहन का नाम पुकारा गया, प्रिंसिपल ने माइक पर पूछा, रोहन ये तुम्हारी दादी है? जी मैडम। मम्मी पापा नहीं आए? मैडम मैंने दादी को बुलाया है। जब मैं रात को पढ़ने के लिए बैठता था तो दादी मेरे साथ जागती थी। जब मुझे भूख लगती थी दादी रोटी लाती थी, इसीलिए तो मैं फर्स्ट आया हूँ। तो ट्रॉफी भी दादी ही लेंगी। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। दादी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से ट्रॉफी थामी। घर वापस आए तो माहौल बिल्कुल अलग था। रोहन ये क्या किया तूने? स्कूल से फोन आया था किसी का, बता रहा था कि तू फर्स्ट आया, और तू दादी को लेकर चला गया, हमें क्यों नहीं बताया? पापा चिट्ठी टेबल पर रखी थी 3 दिन से। चिट्ठी रखी थी तो बोलता भी ना मुंह से, हम क्या अंधे? मम्मी मैंने बोला था उस दिन, आप दोनों टीवी देख रहे थे। तो दादी को लेकर जाने की क्या जरूरत थी? लोग क्या सोचेंगे कि इस बच्चे के माँ बाप है या नहीं? पापा लोगों ने बहुत तालियां बजाई दादी के लिए। बहुत होशियार हो गया ना तुम, बड़े हो जाओगे तो और भी तमाशे करोगे। रोहन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दादी और रोहन के जाने के बाद राहुल सोफे पर पसर गया। मिन्नी रसोई से चाय लेकर आई। वैसे सुनो, आज शाम को रिया का फोन आया था, बोल रही थी सब लोग बाग चल रहे शाम को, तो तुम चलोगे? हाँ चलते हैं, वैसे भी घर में बैठ के क्या करना है। अच्छा ये हुआ ना जो हम नहीं गए स्कूल, वहां जाते तो शाम की प्लानिंग खराब हो जाती। सच बात है, और वो फंक्शन में ना बड़ा बोर होता है यार, बच्चों की तारीफें सुनो, घंटों बैठो, नहीं होता यार। और माँ तो थी ना साथ में, वो चली गई, हमें क्या। हाँ चलो अच्छा हुआ, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अंदर रोहन के कमरे में खिड़की से शाम की रोशनी आ रही थी। ट्रॉफी टेबल पर रखी थी, दादी उसके पास बैठी थी चुपचाप। रोहन ने दादी की गोद में सिर रख दिया। बाहर से आवाज आई, राहुल और मिन्नी के आने की। घर में फिर वही चुप्पी थी। रात के कोई 11 बजे होंगे। रोहन गहरी नींद में था कि अचानक कुछ टूटने की आवाज आई, फिर चिल्लाहट। रोहन की नींद उचट गई, वो उठकर बैठ गया। तुमसे बात करना ही बेकार है, बिल्कुल बेकार।
कभी कुछ सीधे से होता ही नहीं तुमसे। हाँ, मैं ही गलत हूँ ना, मैं ही बेकार हूँ। तुम तो बड़े सीधे हो ना, जाओ अपनी माँ से पूछो। माँ को बीच में मत घसीटो। क्यों नहीं घसीटू? यहाँ सब मिले हुए हो तुम लोग, मुझे पता है। आवाजें और तेज होती जा रही थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चादर में दुबक गया, फिर हिम्मत करके दरवाजे के पास आया। झीरी से देखा, माँ का चेहरा लाल था। पापा मुट्ठी भींचे खड़े थे। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। अरे जाओ जाओ, किससे रोका है? मिन्नी सामान उठाने चली गई। रोहन का गला भर आया। थोड़ी देर में माँ बैग लेकर निकली। दरवाजा जोर से बंद हुआ। पापा अंदर चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। दादी की आंख खुल गई थी। उन्होंने रोहन को दरवाजे के पास खड़े देखा। बच्चे का पूरा बदन कांप रहा था। रोहन, इधर आ बेटा। रोहन दौड़कर दादी से लिपट गया। रोने की आवाज नहीं निकाल रहा था, बस कांप रहा था। अरे अरे शांत हो जा बेटा, मैं हूं ना। दादी, मम्मा चली गई। अरे बेटा, बड़ों में लड़ाई हो जाती है, आ जाएगी वो। पापा ने रोका नहीं। सास कुछ नहीं बोली। रोहन का सिर थपथपाती रही। अगले दिन पापा सुबह उठे। रोहन ने देखा, मुंह धोया, कपड़े पहने और निकल गए। रोहन दरवाजे पर खड़ा रहा। पापा कहाँ जा रहे हो? काम है, खाना दादी से मांग लेना। और वो चले गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन भी ढलने लगा। न माँ का फोन आया, न पापा घर आए। रोहन स्कूल से आता, बस्ता रखता और दरवाजे की तरफ देखता रहता। रोहन, खाना खा ले बेटा। दादी, ये दोनों वापस आएंगे ना? सास के हाथ एक पल के लिए रुक गए। आएंगे बेटा, जरूर आएंगे, तू चिंता मत कर, अभी खा ले। हाँ। रोहन ने थाली की तरफ देखा। खाने का मन नहीं था, लेकिन दादी का चेहरा देखा और चुपचाप रोटी उठा ली। माँ कुछ दिनों में वापस आ गई, लेकिन फिर रोज घर में लड़ाई होती। रोहन को अब इसकी आदत पड़ने लगी थी, और यही सबसे बुरी बात थी। वो होमवर्क करते करते रुक जाता, आवाजें सुनता, फिर वापस कॉपी में देखने लगता, जैसे टीवी का शोर हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दादी रात को उसके कमरे में आती। सोचा बेटा, कल स्कूल है ना? दादी, ये रोज क्यों होता है? बेटा, बड़ों की बातें होती है, तू मत सोचता इन सब चीजों के बारे में। दादी, मैं बच्चा हूँ, बेवकूफ नहीं। दादी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो रात आई। रोहन पढ़ रहा था, बाहर से आवाज आई। पहले धीमी, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि दीवारें भी सुन रही थी। मैंने बस कर, तो बहुत हो गया ये सब। मैं थक गया हूँ इस घर से, इस जिंदगी से। हर रोज यही नाटक, हर रोज यही खींचतान, मुझसे नहीं होता अब। थक गए हो तो जाओ ना, किसने बांध के रखा है तुम्हें? मैं भी क्या कम थकी हूँ? सुबह से रात तक इस घर में घुट घुट कर जीती हूँ, ना तुमसे कोई उम्मीद ना इस घर से। तो फिर साफ बात करते हैं, अलग हो जाते हैं। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। कुछ देर की चुप्पी। रोहन का क्या होगा? मैं अकेले कैसे पालूंगी उसे? मेरे पास खुद के लिए पैसे नहीं है, ढंग के नौकरी नहीं है। मायके में कब तक रहूंगी? मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती अभी। और मैं क्या करूं? मुझे खुद पता नहीं जिंदगी कहाँ जाएगी। फ्लैट का किराया, लोन, अरे यार बहुत बोझ है पहले से। एक बच्चे को पालना आसान नहीं होता अकेले। तो तुम रखो उसे। तुम रखो। मैंने मना कर दिया। तो मैंने भी। रोहन दरवाजे के पास खड़ा था, उसने सब सुन लिया था, एक एक शब्द। वो अंदर आ गया। दोनों चुप हो गए। मैं दादी के साथ रहूंगा। रोहन, तू अंदर जा। पापा, मैं बच्चा हूँ, खिलौना नहीं जो एक दूसरे की तरफ फेंकते रहो। तुम दोनों को जब भी मन हो आ जाना मिलने। मैं दादी के पास रहूंगा, वो मुझे नहीं भगाएंगी। रोहन बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मम्मी, तुम दोनों अभी यही तो बोल रहे थे ना, मुझे कौन रखेगा। मैंने सुना, सब सुना। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल का चेहरा एक पल के लिए झुक गया। मिन्नी ने दूसरी तरफ देखा। राहुल वापस मुड़ा और दादी के कमरे में चला गया। दादी जाग रही थी। रोहन दरवाजा बंद करके उनके पास आया, बैठ गया, कुछ नहीं बोला। क्या हुआ बेटा? दादी, क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? सास की आंखें भर आई। उन्होंने रोहन को अपनी बाहों में समेट लिया। हाँ बेटा, हमेशा। रोहन ने आंखें बंद कर ली। बाहर माँ पापा की फुसफुसाहट थी। अंदर एक बच्चे का बचपन था, जो किसी ने मांगा नहीं था, किसी ने संभाला नहीं था, बस दादी की बाहों में सिमटा हुआ था। उस रात दादी बहुत देर तक बैठी रही। रोहन सो गया था, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही वो उठी, चाय बनाई, राहुल और मिन्नी दोनों को बुलाया। बैठो दोनों,
अम्मा भी नहीं, मुझे देर हो रही है। बैठो, मैंने कहा। कुछ था उनकी आवाज में। दोनों बैठ गए। मैंने पूरी जिंदगी इस घर को देखा है, तुम्हें पाला है राहुल, तुम्हारी हर जिद पूरी की। और मिन्नी, तुम भी इस घर की बेटी हो, लेकिन कल जो हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक बच्चा खड़ा था और तुम दोनों उसे बोझ की तरह एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उसकी आंखें देखी थी तुमने? देखी थी? दोनों चुप। रोहन ने अपनी पूरी उम्र इस घर की लड़ाइयां सुनकर गुजारी है। उसका बचपन तुमने छीन लिया, और जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम दोनों पीठ फेर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं पता तुम दोनों में क्या चलता है, लेकिन इस बच्चे के लिए, सिर्फ इस बच्चे के लिए साथ रहो, बाकी सब बाद में। मिन्नी की आंखें भर आई। राहुल ने नीचे देखा। किसी तरह घर टूटते टूटते बचा, लेकिन साथ रहना और साथ होना ये दो अलग बातें थी। रोहन को जब भी किसी की जरूरत होती, माँ काम में होती या फोन पर, पापा बाहर होते या थके हुए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में दादी जाती, स्कूल के फंक्शन में दादी जाती, बीमार पड़ने पर रात को माथे पर हाथ रखने वाली दादी होती, क्लास में बच्चे बातें करते। अबे रोहन, तेरे साथ तो हमेशा बुढ़िया आती है, तेरी मम्मी कहाँ रहती है? दादी है मेरी। दादी मम्मी नहीं होती यार। तेरे मम्मी पापा क्या काम करते हैं फिर? रोहन ने कुछ नहीं कहा। घर जाकर चुपचाप बसता रखा। दादी ने देखा आंखें सूजी हुई थी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादी, पढ़ना है। और वो बैठ गया किताब लेकर। उस दिन से कुछ बदल गया रोहन में। एक जिद आ गई, एक चुप्पी आ गई और एक मकसद आ गया। साल बीतते गए। रोहन ने 12वीं में टॉप किया, इंजीनियरिंग में दाखिला मिला, फिर एक अच्छी कंपनी में नौकरी, फिर तरक्की। जब पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले दादी के लिए नई साड़ी खरीदी। और फिर एक दिन उसने दादी से कहा, दादी पैक करो अपना सामान। क्यों बेटा, कहाँ जाना है? तुमने कभी पहाड़ नहीं देखे ना, शिमला चलता है। दादी हंसी, वो हंसी जो सालों से कहीं दब गई थी। दोनों निकले। पहाड़ों पर दादी ने बर्फ छुई पहली बार। रोहन ने फोटो खींची। दादी शर्माई। रोहन ने कहा, दादी तुम दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। घर में राहुल और मिन्नी थे। बड़ा घर था, साफ था, शांत था, लेकिन अजीब तरह का खालीपन था। रोहन का फोन आया था? नहीं। तुम्हें आया था? नहीं, मुझे भी नहीं। मिन्नी रसोई में चली गई। राहुल टीवी के सामने बैठ गया। रिमोट उठाया, रखा, फिर उठाया। दीवार पर रोहन की बचपन की तस्वीर लगी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, दांत निकाले हुए। राहुल उसे देखता रहा। मिन्नी चाय लेकर आई। दोनों साथ बैठे चुप। बाहर से रोहन ने दादी के साथ खींची तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजी। दोनों ने देखी। दादी की आंखें बंद थी, चेहरे पर हवा थी और रोहन हंस रहा था। वो हंसी जो इस घर में कभी दिखी नहीं थी। मिन्नी ने फोन रख दिया। राहुल ने टीवी बंद कर दिया। घर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी और दो लोग थे जो साथ थे लेकिन अकेले थे, जो जीते रहे लेकिन कुछ खोते रहे, जो पाना चाहते थे अब वो उन्होंने खुद अपने हाथों से दूर कर दिया था। मिन्नी चाय लेकर आई। दोनों साथ बैठे चुप। बाहर से रोहन ने दादी के साथ खींची तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजी। दोनों ने देखी। ऑफिस में मिले थे दोनों। नेहा शांत थी, कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो सीधी बात करती थी। रोहन को यही पसंद आया। कुछ महीने बाद रोहन उसे घर लाया, लेकिन सिर्फ दादी से मिलवाने। बेटा बैठ, रोहन ने बताया तेरे बारे में। दादी जी प्रणाम। सास ने उसका हाथ थामा। कुछ देर देखती रही। रोहन, ये ठीक है, इसे रखना। रोहन हंसा, वो हंसी जो सिर्फ दादी के सामने आती थी। शादी छोटी रखी, बहुत छोटी। कुछ करीबी दोस्त, नेहा के घर वाले, दादी, बस। राहुल और मिन्नी को पता चला तो पहले यकीन नहीं हुआ। क्या मतलब शादी होगी रोहन की, और हमें बताया तक नहीं? राहुल ने फोन उठाया। रोहन, ये क्या सुन रहे हैं हम? शादी कर ली और हम यहाँ बैठे रहे? पापा, बहुत प्राइवेट इवेंट था, सिर्फ कुछ ही लोग थे। हम लोग है या नहीं? तेरे माँ बाप है, हम कोई पड़ोसी नहीं है। पापा, आपको याद है जब मेरा 10वीं का रिजल्ट आया था, फंक्शन था स्कूल में, चिट्ठी 3 दिन टेबल पर रखी थी, आप दोनों को पता ही नहीं चला। उस दिन भी मैंने सोचा था कुछ चीजें सिर्फ अपनों के साथ मनाते हैं, तो मैंने वही किया। राहुल के मुंह से कुछ नहीं निकला। दादी थी साथ, खुश थी बस। फोन कट गया। कुछ हफ्ते बाद मिन्नी ने बहू को बुलाया, घर आने का न्योता दिया। नेहा ने हाँ कह दिया, लेकिन जिस दिन आना था नेहा ने सुबह रोहन से कहा कि तबीयत ठीक नहीं है। रोहन ने मिन्नी को फोन किया और बता दिया। अगले हफ्ते फिर बुलाया। इस बार नेहा को काम था। तीसरी बार नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस रोहन से पूछा कि क्या जाना जरूरी है।
नहीं, जाना जरूरी नहीं है। और बात खत्म। मिन्नी से रहा नहीं गया। रोहन बेटा, तुम्हारी पत्नी आती ही नहीं हमारे पास, बुलाओ तो बहाने बनाती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा। मम्मी नेहा बहुत बिजी रहती है, उसका अपना काम है। बेटा हम उसके सास ससुर है, थोड़ा तो। मम्मी आपको बुरा लग रहा है ना कि बुलाया आपने और फिर भी नहीं आई, कि जरूरत है या वो भी नहीं है? हाँ तो मम्मी ये वाला फील करके देखो थोड़ी देर। बचपन से मैं यही तो फील करता था, जब बीमार था, जब रिजल्ट था, जब डरा हुआ था रातों को। तब आप दोनों कहाँ थे? मिन्नी चुप हो गई। मैं नेहा को कुछ नहीं कहूंगा, वो मेरा दादी का बहुत ख्याल रखती है, बाकी चीजों के लिए मैं उस पर दबाव नहीं डालूंगा। नेहा सच में अच्छी थी। दादी के लिए सुबह दूध लाती, दवाइयां याद रखती, रात को उनके पैर दबाती। सास एक दिन नेहा से बोली, बेटा इन लोगों के पास भी जाया करो कभी। दादी जी, जब वो कभी रोहन के पास नहीं आए थे तो? दादी चुप हो गई। नेहा ने उनका हाथ थाम लिया। आपकी बात अलग है, आप इस घर की नींव हो। राहुल और मिन्नी शाम को बैठे थे। वही बड़ा घर, वही घड़ी की टिक टिक। सुनो, बहू आती नहीं, रोहन आता नहीं। दादी को वो दोनों घुमाने ले गए थे पिछले हफ्ते, हमसे तो पूछा तक नहीं। बहुत बुरा लगता है। तो क्या करे? राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। मिन्नी जो हमने बोया था वो काट रहा है। रोहन ने कुछ गलत नहीं किया, उसने बस वही सीखा जो हमने सिखाया। मिन्नी की आंखें भर आई। बाहर अंधेरा था और घर के अंदर दो लोग थे जो अब समझ रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शर्मा जी के घर के बरामदे में दोपहर के वक्त आम खाने की महफिल जमी हुई थी। अरे आकाश की माँ, जरा वो दशहरी वाला टोकरा इधर बढ़ाना। ये जो आखिरी में 4 आम बचे हैं ना, ये तो मैं ही खाऊंगा। अरे पापा, 2 तो मैंने अभी फ्रिज में ठंडे होने के लिए रख दिए हैं, आपने वो भी निकाल लिए। कल से मेरे लिए कोई आम ही नहीं बच रहा है इस घर में। तुम दोनों बाप बेटों की आम की भूख कभी खत्म नहीं होने वाली। सुबह से देख रही हूँ, खाना कम और आम ज्यादा खाए जा रहे हैं। पेट खराब हो जाएगा तुम दोनों का। अरे कमला, तुझे क्या पता इसका स्वाद। और आकाश, फ्रिज वाले आम मैंने नहीं, तेरी बुआ ने निपटाए हैं। अब टोकरा इधर ला। तभी खन्ना जी हाथ हिलाते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। राम राम भाई मनोहर, क्या बात है, आज फिर आमों पर सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है? अरे आओ आओ खन्ना। अरे भाई, आम के बिना तो ये गर्मियां बेकार है। बैठो, तुम भी चखो। भाई मनोहर, तू तो आमों के लिए इतना पागल है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता। तू एक काम क्यों नहीं करता? तेरा बेटा आकाश अब जवान हो रहा है, इसके लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ जिसका आम का बड़ा सा बगीचा हो। फिर वो सारा दिन तुम सास ससुर दामाद आमों में ही लूट पोट होते रहना। मनोहर लाल ने आम की गुठली किनारे रखी और बड़े ही ध्यान से खन्ना जी की तरफ देखा। अरे खन्ना, तू तो मजाक कर रहा है, पर बात में दम है। वैसे सच बता, कोई ऐसी लड़की है क्या तेरी नजर में? अभी तक तो हमने कोई रिश्ता नहीं देखा है। अरे भाई, मैं सच में एक लड़की को जानता हूँ, परिवार बहुत अच्छा है, लड़की पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात तेरे लिए क्या है पता है? उसके पिता रघुनाथ जी के पास आमों की बहुत बड़ी खेती है, पूरा बगीचा है उनका। क्या बात कर रहा है, सच में? अरे भाई, ये तो तूने मेरे बल्ले बल्ले वाली खबर सुना दी। देख भाई, अगर ऐसा है तो तू कल ही बात चला, रिश्ता पक्का करना है हमें। खन्ना जी ने जेब से अपना फोन निकाला और लड़की की फोटो दिखाने लगे। ये देख लड़की, नाम साक्षी है, उम्र भी आकाश के बराबर ही है। कहे तो अभी बायोडेटा भेज दूं तुझे। पापा, आप तो लड़की से ज्यादा बगीचे में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अरे बेटा, इसमें बुरा क्या है? अगर घर में लड़की के साथ साथ आमों का भंडार भी आ जाए तो सोने पे सुहागा है ये तो। कुछ दिनों बाद बायोडेटा और फोटो पसंद आने पर शर्मा जी का परिवार लड़की देखने पहुंचा। आइए मनोहर लाल जी, बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए। ये मेरी बेटी साक्षी है। लड़की तो बहुत सुशील है जी। देखिए रघुनाथ जी, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, पर हम थोड़े शौकीन मिजाज हैं। जी बताइए ना, किस तरह का शौक? हमने सुना है आपका आम का बहुत बड़ा बगीचा है। बस हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि शादी में जो हमारे 150-200 बाराती आएंगे, आप उन सबको विदाई में एक एक आम की पेटी दें। रघुनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे क्यों नहीं मनोहर जी, जरूर जरूर, इतनी खातिरदारी तो हम कर ही सकते हैं। हमारे बगान में तो वैसे भी हजारों पेटियां निकलती हैं।
तो फिर ठीक है, रिश्ता पक्का समझो। पर देखिए, शादी हम अभी नहीं बल्कि आज से 12 महीने बाद करेंगे। पर पापा, 12 महीने बाद क्यों? अरे बुद्धू, अभी आम का सीजन जाने वाला है। 12 महीने बाद जब आम का असली सीजन आएगा तभी तो पेटियां मिलेंगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुहूर्त तब की ही निकली है। शादी की तारीख पक्की हो गई और दोनों परिवार खुशी खुशी विदा हुए। पापा, इस बार तो मौसम बहुत खराब लग रहा है। इतनी तेज बारिश और ओले गिर रहे हैं, मंजर तो सब झड़ गया। पता नहीं बेटा, इस बार कुदरत क्या खेल दिखाएगी। अगर फसल खराब हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऊपर से बिजनेस में भी इस बार घाटा चल रहा है। पापा, आप ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में साफ हो गया कि इस बार आम की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पापा, अब क्या होगा? बगान में तो गिने चुने आम ही बचे हैं। उधर शादी की तारीख नजदीक आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शर्मा जी को क्या जवाब दूंगा। मैंने तो उन्हें वादा किया है कि हर बाराती को पेटी दूंगा। पापा, आपके पास तो अपने आम हुए ही नहीं, आप कैसे मैनेज करोगे? 150-200 बाराती आएंगे, बाजार से लोगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे, और इस बार तो आपके पास उतनी बचत भी नहीं है। बेटा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तेरी शादी का सवाल है। पापा, आप उन्हें मना कर दो ना, सच बता दो कि फसल खराब हो गई है, वो लोग समझ जाएंगे। नहीं बेटा, मैं कैसे मना कर दूं? आखिर तेरी इज्जत का भी सवाल है। लोग क्या कहेंगे कि बगान का मालिक अपनी बेटी की शादी में आम नहीं खिला पाया। मैं कर्जा लूंगा, बाजार से खरीदूंगा, पर अपनी जुबान नहीं हारूंगा। रघुनाथ जी ने भारी मन से बाजार जाकर आमों की पेटियों का सौदा करना शुरू किया। कुछ महीने बाद रघुनाथ जी के घर के बाहर शादी का घर सजा था और चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। पंडित जी, जरा जल्दी कीजिए, बाराती खाना खा चुके हैं। अब विदाई का समय हो रहा है। बस वो आम की पेटियों का ट्रक आता ही होगा। अजी, क्या जरूरत थी इतना कर्जा लेने की? आपने शहर के सबसे बड़े आड़ती से महंगे दामों पर आम उठाए हैं, घर में गहने गिरवी रखे हैं। ये बात साक्षी को पता चली तो वो जी नहीं पाएगी। सुमित्रा, चुप करो। साक्षी के ससुराल वाले बस इसी ताक में बैठे हैं कि कब मौका मिले और वे उंगली उठाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को वहां जाकर ये सुनना पड़े कि उसका बाप अपनी बात का कच्चा निकला। साक्षी भारी जोड़े में सजी अपनी बहन आरती के साथ कमरे में बैठी पिता की बातें सुन रही थी। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि उन्हें सच बता दीजिए। 150 पेटियां, आपको पता भी है आपने कितना बड़ा बोझ अपने सर पर ले लिया है। बाजार के आम बहुत महंगे हैं और ऊपर से आपका व्यापार पहले ही घाटे में है। बेटा, तू इन सब बातों की चिंता मत कर। तू बस खुश रह। ये तो बस शगुन है। तेरे पिता की इतनी हैसियत तो है कि अपनी बेटी की डोली शान से विदा कर सके। तभी बाहर शोर मचा कि बारात विदा होने के लिए तैयार है और आम की पेटियां आ चुकी है। अरे वाह समधी जी, क्या बात है। ट्रक तो भर के आया है आमों का। लगता है आपने हमारी बात को कुछ ज्यादा ही संजीदगी से ले लिया। अरे भाई साहब, संजीदगी से क्यों नहीं लेंगे? आखिर इकलौती बेटी की शादी है और फिर आमों का इतना बड़ा बगान भी तो है। 150 पेटियां तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। रघुनाथ जी ने जबरदस्ती मुस्कुराहट ओढ़े रखी और एक एक करके सभी 150 बारातियों को आम की एक एक पेटी थमाई। देखना साले साहब, ये तो बस अभी बारातियों को दे रहे हैं। अभी विदाई के समय कम से कम 100 पेटियां अलग से हमारी गाड़ी में रखवाएंगे। आखिर पड़ोसियों और उन रिश्तेदारों को भी तो कुछ देना है जो आ नहीं पाए। है बिल्कुल, बड़े बगान वाले हैं, दिल भी बड़ा ही होगा। विदाई की रस्म शुरू हुई और साक्षी की डोली शर्मा जी के घर की ओर चल पड़ी। अगले दिन सुबह शर्मा जी के आंगन में मेहमानों और पड़ोसियों की भीड़ जमा थी। अजी सुनिए, जरा वो पेटियां तो गिनिए जो गाड़ी में डिग्गी में रखी हुई है। मुझे लगता है समधी जी ने बहुत सारी भिजवाई होंगी। अरे क्या गिनूं मैं? मैंने अभी ड्राइवर से पूछा, वो कह रहा है कि सिर्फ वही 150 पेटियां आई हैं जो बारातियों को बांटी गई थी। हमारी गाड़ी में तो एक भी एक्स्ट्रा पेटी नहीं है। सिर्फ 150 हैं? अरे कमाल है, इतने बड़े बगान के मालिक और इतना नाप तौल के रिश्ता निभाया। कम से कम 150 पेटियां तो घर के लिए अलग से भेज दे। अब हम मोहल्ले वालों को क्या कहेंगे? शर्मा जी, सुना था आपके समधी जी बड़े बगान वाले हैं। हम तो आस लगाए बैठे थे कि आज ताजा आम खाने को मिलेंगे। साक्षी रसोई में चाय बना रही थी और बाहर हो रही बात उसके कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मेरे पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी उन 150 पेटियों के लिए और यहाँ इन्हें एक्स्ट्रा की पड़ी है। काश इन्हें पता होता कि वो आम बगान के नहीं, बाजार से उधार पर खरीदे हुए हैं। क्या हुआ बहू, मुंह क्यों लटका हुआ है? तेरे पापा ने तो बस गिनती पूरी कर दी। हमने सोचा था कि समधी जी दरिया दिल होंगे, पर वो तो बड़े ही हिसाब किताब वाले निकले। मम्मी जी, वो इस बार फसल थोड़ी कम हुई थी।
अरे रहने दे बेटा, बागान वालों की फसल कभी इतनी कम नहीं होती कि 200-300 पेटियां ना निकले। खैर, अब जो मिला उसी में संतोष करना पड़ेगा, पर हमारी नाक तो कट गई मोहल्ले में। साक्षी कुछ नहीं बोली और चुपचाप चाय का कप ट्रे में सजाने लगी। दोपहर के वक्त जब मेहमान चले गए तब घर में फिर से आमों का जिक्र छिड़ गया। कमला, ये जो 2-4 पेटियां बची है ना, इन्हें जरा संभाल कर रखो। बुआ जी के घर भिजवानी है और कुछ खास दोस्तों के लिए। अपने लिए तो शायद एक भी नहीं बचेगी। पापा छोड़िए ना, क्या हर वक्त आम लगा रखा है। शादी हो गई, लड़की घर आ गई, अब इन सब बातों का क्या मतलब? मतलब कैसे नहीं है बेटा, समाज में दिखावा भी कोई चीज होती है। हम तो सीना तान के कह रहे थे कि हमारे समधी बगान वाले हैं, पर उन्होंने तो हमें ठेंगा दिखा दिया। साक्षी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने आरती को फोन लगाया। दीदी, यहाँ तो सब आमों को लेकर ताने दे रहे हैं। मम्मी जी और बुआ जी कह रही हैं कि पापा बहुत कंजूस है, उन्होंने बहुत कंजूसी की। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि पापा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। साक्षी, तू अभी कुछ मत बोलना, पापा ने मना किया है। वो नहीं चाहते कि तेरे ससुराल में कोई कलेश हो। बस कुछ दिन की बात है, सब शांत हो जाएगा। साक्षी ने आंसू पोंछे और खुद को मजबूत किया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तानों का सिलसिला अब महीनों तक चलने वाला था। शादी को 1 साल बीत चुका था और फिर से गर्मियों की दस्तक शुरू हो गई थी। अरे कमला, न्यूज में देखा? इस बार आम की पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है। पिछली बार तो मौसम ने दगा दे दिया था, पर इस बार समधी जी के बगीचे में तो पेड़ों की डालियां आमों से लदी होंगी। ऐसे ही कह रहे हो, पिछले साल तो हमारी बड़ी किरकिरी हुई थी मोहल्ले में। इस बार तो कम से कम 40-50 पेटियां आनी ही चाहिए। आखिर पहली सालगिरह भी तो है बच्चों की। हाँ भाई साहब, उम्मीद तो यही है। आखिर पिछले साल की कसर इस साल तो पूरी करेंगे ही समधी जी। मैंने तो अपनी ननद को भी बोल दिया है कि इस बार असली लंगड़ा और दशहरी आम भिजवाऊंगी। साक्षी पास ही खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। हे भगवान, इस बार तो पापा की फसल अच्छी हो जाए। पिछली बार का कर्जा तो उन्होंने जैसे तैसे उतारा है, अगर इस बार भी कुछ ऊंच नीच हुई तो वो टूट जाएंगे। सुमित्रा, इस बार तो कुदरत ने फिर साथ नहीं दिया। आमों में कीड़ा लग गया है और जो बचे खुचे थे वो आंधी में गिर गए। व्यापार में भी इस बार बिल्कुल भी उठान नहीं है। अब क्या करेंगे? साक्षी के ससुराल वाले तो इस बार बड़ी उम्मीद लगाए बैठे होंगे। पिछली बार के ताने ही खत्म नहीं हुए थे। पापा, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम उन्हें साफ साफ बता दें। पिछले साल की तरह उधार लेकर दिखावा करने की अब हिम्मत नहीं है। बेटा, बात सिर्फ दिखावे की नहीं है। हमारी बेटी वहां राज कर रही है, बस इसी सुकून में जी रहा हूँ। अगर मैंने अपनी मजबूरी बताई तो वो लोग उसे ताना मार मार कर जीना मुश्किल कर देंगे। अगले हफ्ते शर्मा जी के घर के दरवाजे पर एक छोटा सा टेम्पो आकर रुका। लो भाई, आ गए समधी जी के बगीचे के आम। अरे राजू, ओ राजू, जरा हाथ बटाना, पेटियां अंदर रखवानी है। ड्राइवर ने टेम्पो से सिर्फ 4 पेटियां उतारी और रसीद मनोहर लाल के हाथ में थमा दी। अरे भाई, बाकी की पेटियां कहाँ हैं? पूरा ट्रक आने वाला था ना। साहब, मुझे तो रघुनाथ जी ने यही 4 पेटियां दी हैं। उन्होंने कहा कि इस बार फसल बहुत कम है तो बस घर के लिए भेजा है। मनोहर लाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने जोर से घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। क्या हम भिखारी हैं? 1 साल हो गया शादी को। हमने सोचा था कम से कम 20-30 पेटियां आएंगी ताकि हम बुआ जी और ताई जी के यहाँ कुछ भेज सकें। अरे ये क्या तमाशा है? मैंने तो सबसे वादा कर दिया था। क्या समधी जी 1 साल में ही इतने दब गए कि 4 पेटियों पर उतर आए? बगीचा है या कोई गमला जो सिर्फ 4 पेटियां ही निकली? साक्षी दौड़कर बाहर आई और खाली पेटियां देखकर सुन्न रह गई। मम्मी जी, पापा ने भेजा है तो कुछ सोचकर ही भेजा होगा। शायद सच में फसल खराब हो गई हो। अरे तू चुप कर, हमें पता है तेरे पापा की चाल। पिछली बार भी बहाना बनाया था और इस बार भी। क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि समाज में हमारी कुछ इज्जत है? आज मोहल्ले वाले पूछेंगे कि बहू के मायके से क्या आया तो क्या कहूंगी कि सिर्फ 4 पेटियां। शाम को जब घर में का आम कटे तो तानों का जहर और बढ़ गया। ये लो, आम भी ऐसे हैं जैसे जबरदस्ती तोड़ लिए गए हो। सुमन के मायके से देखो, हर साल अचार के डिब्बे और ताजे आमों की टोकरियां आती हैं। तेरे पापा के पास तो कहने को बगीचा है, पर दिल तो एकदम छोटा है। बुआ जी, अब नहीं आए तो नहीं आए, इसमें साक्षी की क्या गलती है? गलती क्यों नहीं है? बाप को समझाना चाहिए ना। हमने कौन सा गहने जेवर मांगे थे? बस थोड़ा मान सम्मान ही तो मांगा था। पर तुम्हारे मायके वालों को तो बस कंजूसी सूझती है। साक्षी का सब्र का बांध अब टूटने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी जी, आप लोग सिर्फ आम देख रहे हैं। आपको पता भी है कि मेरे पापा किस हाल में है।
हमें क्या पता होगा, हम तो वही देख रहे हैं जो सामने है। आज हमें रिश्तेदारों के सामने कितना नीचा दिखना पड़ रहा है, उसका अंदाजा है तुझे? ताई जी और चाची जी के घर क्या भेजेंगे हम? साक्षी बिना बोले अपने कमरे में चली गई और रात भर रोती रही। उसे समझ आ गया था कि उसके पापा का स्वाभिमान अब इन लोगों के लालच के आगे छोटा पड़ता जा रहा है। शर्मा जी के घर में शाम की चाय का वक्त था, लेकिन माहौल में आमों की कड़वाहट खुली हुई थी। ये लो, बस यही 4 आम बचे हैं, अब ये हम खाएं या तुम्हारी बुआ के लिए भिजवाएं? साक्षी, तेरे पापा को सच में शर्म नहीं आई इतनी कंजूसी दिखाते हुए? अरे भाभी, मैंने तो पहले ही कहा था, नाम बड़े और दर्शन खोटे। कहने को बगान वाले हैं, पर असलियत तो सामने आ गई। आज पड़ोस वाली मिश्रा जी पूछ रही थी कि बहू के मायके से इस बार कितनी पेटियां आई। मैंने तो शर्म के मारे कह दिया कि अभी ट्रक रास्ते में है। बुआ जी, अब बस भी कीजिए, रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हैं आप। तू क्यों बीच में बोल रहा है? हमने तो अपनी नाक कटवा ली। साक्षी, तेरे पापा को बोलना कि अगर नहीं दे सकते थे तो इतना बड़ा बगान होने का ढोंग क्यों रचाया। आज हमें परिवार में कितना नीचा देखना पड़ रहा है। कभी सुमन के मायके से सीखो, अचार से लेकर पापड़ तक की लाइन लग जाती है वहां। साक्षी, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, अचानक रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में बरसों का जमा गुबार आ गया था। बस कीजिए, बहुत सुन लिया मैंने। पिछले 1.5 साल से मैं चुप हूँ, क्योंकि पापा ने कहा था कि ससुराल वालों का सम्मान करना, पर आप लोगों ने तो सम्मान का मतलब ही बदल दिया है। घर में सन्नाटा छा गया। मनोहर लाल जी ने चश्मा उतारकर साक्षी की तरफ देखा। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? हमने गलत क्या कहा? क्या एक बाप का इतना भी फर्ज नहीं बनता? फर्ज की बात आप मत कीजिए पापा जी। आपको पता है, जिस साल मेरी शादी हुई थी उस साल पापा की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। उनके पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन आपकी आम की पेटी वाली जिद पूरी करने के लिए उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा और बाजार से महंगे दाम पर आम खरीद कर आपको दिए। क्या? पर उन्होंने तो कहा था कि बगान के आम हैं। क्योंकि वो स्वाभिमानी है, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के ससुराल वाले उन्हें कमतर समझे। इस साल भी उनकी फसल खराब हो गई और व्यापार में भारी घाटा हुआ है। वो 4 पेटियां जो आई हैं, वो उन्होंने खुद भूखे रहकर अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर आपके लिए भेजी हैं। आप लोगों को आम नहीं चाहिए, आप लोगों को तो बस दूसरे को दिखाने के लिए नुमाइश चाहिए। साक्षी की बातें सुनकर मनोहर लाल और कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। कांता बुआ ने भी अपनी नजरें झुका ली। मेरे पापा का बहुत बड़ा लॉस हुआ है मम्मी जी। वो इस वक्त दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी इच्छा पूरी करने की कोशिश की। आप लोग तो बस पड़ोसियों और रिश्तेदारों को पेटियां बांटने का लालच पाल बैठे हैं। क्या किसी ने एक बार भी मुझसे ये पूछा कि साक्षी, तेरे माता पिता कैसे हैं? मनोहर लाल शर्मा को अपनी छोटी सोच पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने सिर्फ अपने स्वाद और दिखावे के लिए एक पिता को कर्ज के दलदल में धकेल दिया था। बहू, हमें माफ कर दो, हम सच में लालच में अंधे हो गए थे। हमें नहीं पता था कि समधी जी इतने बड़े संकट में हैं और हम यहाँ पेटियां गिन रहे थे। हाँ बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने सिर्फ अपनी शान देखी, समधी जी का दर्द नहीं। उस दिन के बाद शर्मा जी के घर में फिर कभी आम की पेटी का जिक्र नहीं हुआ। मनोहर लाल और आकाश अगले ही दिन रघुनाथ जी के घर पहुंचे, पर इस बार आम लेने नहीं, बल्कि एक परिवार बनकर उनका साथ देने।